नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 करंट के वो सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को हर रोज की तरह आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही लक्ष्य के लिए जो लड़ा नहीं। दोस्तों, हार उसी की होती है जो लड़ना छोड़ देता है, यानी जो हार मान जाता है। जो लगातार प्रयास करता रहता है उसको जीत मिल ही जाती है। ऐसा हो सकता है कि जीत के लिए आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़े, समय आपका ज्यादा लगे, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो जीत आपको अवश्य मिलेगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के सदस्य देशों ने अपने आपातकालीन भंडार से रिकॉर्ड कितनी मात्रा में तेल जारी करने की सहमति व्यक्त की है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उससे तेल की आपूर्ति का संकट आ गया है। क्यों संकट आ गया है? क्योंकि एक बार हम मैप में देख लेते हैं। यह है हमारा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम कहाँ पर हैं? तो हम हैं भारत में। तो भारत से अगर हम चलते हैं अपने पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में एक देश है ईरान, और ईरान का युद्ध चल रहा है किसके साथ? तो एक यहाँ पर भूमध्य सागर में देश है इजराइल, इसके साथ। इजराइल, और इजराइल का साथ कौन दे रहा है? तो इजराइल का साथ दे रहा है यूएसए। ठीक है, तो यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। अब ईरान बेचारा क्या करता? ईरान ने मजबूरी में ये जो रास्ता है तेल का, जिसे हम हॉर्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं, किस जल संधि? तो हॉर्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं। अब इस पर किसका अधिकार है? तो इस पर ईरान का अधिकार है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ईरान की परमिशन के बिना इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता, और इसीलिए इसका नाम पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी है। कभी ईरान का पहले नाम फारस ही हुआ करता था, और ईरान के नाम पर ही ये जो खाड़ी है इसका नाम फारस की खाड़ी पड़ा हुआ है। अब जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने इस पर हमला किया, तो इसने यहाँ से गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं जो तेल की आपूर्ति अन्य देशों में करते हैं, उन पर बम गिराना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर तेल की आवाजाही को बंद कर दिया गया। क्योंकि ये जो गल्फ है, हॉर्मुज जल संधि है, ये दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब जब यहाँ से तेल की सप्लाई कट हो गई, तो सभी देशों में क्या हो गया? हाहाकार मच गया तेल के लिए। अब इसी बीच हमारे यहाँ पर एक एजेंसी है जो किसकी निगरानी करती है? तो जो अंतरराष्ट्रीय तेल की या अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा की आपूर्ति की निगरानी करती है, जिसका नाम है आईईए यानी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इसके बारे में हम सारी बातें जान लेते हैं। तो एक एजेंसी है जिसका नाम है आईईए, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये एजेंसी है जो दुनिया भर में ऊर्जा के स्रोत पर या ऊर्जा की आवाजाही पर निगरानी रखती है। इसकी अगर मैं बात करूं स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी एक बार 1974 में। ऐसा ही तेल संकट आ गया था, तो तेल संकट के दौरान 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1974 से स्थापना करने के बाद ये अपना कार्य कर रही है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, और किस नदी के किनारे है? जो सीन नदी के किनारे है। तो पेरिस आपसे पूछे किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। तो यहाँ पर इसका क्या है? तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है, किसका? आईईए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का यहाँ पर मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या था? ये किस लिए बनाई गई थी? तो इसका उद्देश्य था जो इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों यानी जिन्होंने इसकी मेंबरशिप ली है, उन सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और टिकाऊ ऊर्जा नीतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास
आर्थिक विकास और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना, टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब क्या हुआ, जैसे ही तेल की आपूर्ति कम हुई तो अमेरिका के द्वारा कहे जाने पर इस एजेंसी ने अभी कुछ तेल रिलीज किया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कितने मिलियन बैरल तेल इसने रिलीज किया है, तो इसका आंसर होगा 400 मिलियन बैरल हाल ही में इसने तेल अपने खजाने में से रिलीज किया है, जिससे तेल संकट से, जो हालिया में तेल संकट आया उससे निपटा जा सके। ठीक है, तो किसने किया है, तो आईईए ने किया है, क्योंकि इस ईरान की इस कार्रवाई के बाद जो तेल $65 प्रति बैरल बिक रहा था, अब उसके रेट बढ़कर लगभग $130 प्रति बैरल हो गए हैं। यानी तेल की कीमतों में भी इसके बाद बहुत बढ़ावा देखने को मिला है। आईईए द्वारा आपातकालीन तेल भंडार जारी किया गया है। आईईए का यह आपातकालीन तेल भंडार जारी करना सदस्य देशों द्वारा किए गए समर्पित प्रयास, जिसका उद्देश्य भू राजनीतिक संकट के समय वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षा देना है। यानी जो अभी संकट पैदा हुआ है उससे निपटने के लिए इस तेल की आपूर्ति की गई है। इस योजना के तहत 400 मिलियन बैरल तेल सदस्य देशों के राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार से बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो इसके सदस्य देश हैं जिन्होंने रिजर्व ऑयल बनाए हुए हैं संकट की स्थिति में जिनका उपयोग किया जाता है, उससे अभी 400 मिलियन बैरल मार्केट में तेल रिलीज करने वाले हैं। साथ ही ये भंडार अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बनाए रखे जाते हैं ताकि युद्ध, प्राकृतिक आपदा तथा अन्य आपात स्थितियों में तेल आपूर्ति में आने वाली बाधाओं का सामना किया जा सके। तो इन रिजर्व को क्यों बनाया जाता है, इन रिजर्व में तेल इसी दिन के लिए इकट्ठा किया जाता है कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, बाढ़ आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आ जाए, या अब जैसे युद्ध चल रहा है इसके दौरान तेल के संकट को दूर किया जा सके, इसीलिए इन भंडारों का निर्माण किया जाता है। यह निर्णय दर्शाता है कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यानी ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो तेल की आपूर्ति के लिए गंभीर संकट माना गया है। साथ ही तेल भंडार के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको इसमें दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ मैप की। तो सबसे पहले हमने किसे देखा, तो हमने देखा पर्शियन गल्फ को, और पर्शियन यानी फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और इधर है हमारी ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। तो ये दोनों किसका हिस्सा है, तो ये दोनों अरब सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। और अरब सागर किसका हिस्सा है, तो हिंद महासागर का हिस्सा है। अब इस ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या हुआ, तो इसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। क्योंकि चर्चा में है तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों के बीच में है, यानी किन दो देशों को अलग करता है, तो यहाँ पर है आपको यूएई जो दिख रहा है, इसके ऊपर एक छोटू सा देश है, इसका नाम है ओमान। ठीक है, ओमान का ज्यादातर हिस्सा यहाँ पर है लेकिन कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर भी है। ओमान और ऊपर ईरान, यानी ओमान और ईरान को अलग करने वाली जल संधि हॉर्मुज जल संधि, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि भी कौन सी जल संधि है, तो हॉर्मुज जल संधि। ये कहाँ पर है, तो ये जो अरब प्रायद्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है, तो वह भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरी हो उसे हम प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। तो ये प्रायद्वीप तीन ओर से पानी से घिरा है, इसलिए ये प्रायद्वीप कहा जाता है। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप की एक और पर्शियन गल्फ, हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लाल सागर, और इधर है आदेन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। किसकी खाड़ी, तो अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो इस जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव।
ठीक है, ये किस किस को अलग करती है? तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि है। तो ये पूरी जानकारी इसके बारे में होगी। अब हम देख लेते हैं इजराइल, क्योंकि इजराइल का नाम भी यहाँ पर आया है, तो इजराइल को हम देख लेते हैं। तो जैसे ही हम अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से की ओर चलते हैं, मैंने आपको मैप देखना सिखाया है, अगर हमें कोई भी चीज देखनी है मैप में तो उसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अगर सीधे हाथ की तरफ की बात करें तो ये ईस्ट होगा और उल्टे हाथ वाला आपका वेस्ट होगा। तो अरब प्रायद्वीप के लगभग वेस्ट में एक छोटू सा देश है इधर, जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, और इजराइल की राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी का नाम है तेल अवीव। तेल अवीव, ये भारत और ज्यादातर दुनिया के देश इसकी राजधानी तेल अवीव मानते हैं, जबकि इजराइल और प्लस यूएसए, इजराइल ने अपनी नई राजधानी यरूशलेम को घोषित किया है। किसको? यरूशलेम को घोषित किया है। और यूएसए ने भी कहा है कि हम इसकी राजधानी को यरूशलेम मानेंगे, लेकिन हमारा देश तेल अवीव मानता है। तो अगर परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो हम तेल अवीव पर टिक लगा कर आएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में, और ये जो हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी के पूर्वी हिस्से पर स्थित है। इसकी बात करें इसकी मुद्रा की, इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है, और यहाँ की जो संसद है इसका नाम क्या है? यहाँ की संसद का नाम नेशेट है। ठीक है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेशेट है। यहाँ पर इजराइल की सीमा पर एक झील पाई जाती है जिसको हम मृत सागर के नाम से जानते हैं। और मृत सागर दुनिया और एशिया का सबसे निचला बिंदु है। एशिया का सबसे निचला बिंदु है। और इस मृत सागर जो एक झील है, इसके ऊपर एक और झील पड़ती है, उसका नाम है गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो सागर। और गैलीलियो सागर से मृत सागर को जोड़ने वाली एक नदी है जिसे हम जॉर्डन रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो जॉर्डन नदी के नाम से जानते हैं। और ये मृत सागर जो है दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील है। दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील। अब बोलेंगे कि आप पहली कौन सी है? तो पहली पर आता है तुर्की देश की वॉन गोलू झील दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है। ठीक है, बाकी बात करें हम यूएस की, क्योंकि यूएस का भी जिक्र आया है, तो यूएस के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। वैसे कई बार हम देख चुके हैं, पर एक बार फिर से रिवाइज इसको कर लेते हैं। यूएसए जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा तो डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, इसके बात करें इसके पीएम कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। पीएम नहीं, राष्ट्रपति हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितने स्टेट हैं, तो यहाँ पर 50 राज्य हैं। 50 राज्य हैं। और जो यहाँ की संसद है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और इस कांग्रेस में जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, तो यहाँ पर भी कांग्रेस में 2 सदन होते हैं। एक सदन का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट। एक का नाम होता है सीनेट। सीनेट जो है इनका उच्च सदन है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनका लोअर सदन है। इस उच्च सदन में 100 सीटें होती हैं। 100 सीटें, क्योंकि यहाँ पर 50 राज्य हैं, तो हर राज्य से 2 सीनेट चुनकर यहाँ पर आते हैं। बात करें इसकी उत्तरी सीमा पर, तो उसकी उत्तरी सीमा पर एक देश है जिसका नाम है कनाडा। और कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री नॉर्थ ये
प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। अक्षांश, इनकी सीमा पर 5 जिले हैं जिनको हम 5 ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। 5 जिले हैं इनकी सीमा पर जिन्हें हम 5 ग्रेट लेक के यानी 5 महान झीलों, 5 महान झीलों के नाम से हम इनको जानते हैं। इनके नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ते हुए क्रम में इनको लगाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर सुपीरियर लेक मिलेगी। उसके बाद आगे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हमें मिशिगन मिलेगी, मिशिगन लेक मिलेगी। फिर उसके बाद ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो, तो ये 5 झीलें मिलती हैं। इसमें से जो मिशिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, बाकी चारों झीलें दोनों के बीच में साझा की जाती हैं। ठीक है, ये चारों पांचों झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं। बात करें इसकी दक्षिण सीमा, तो दक्षिण सीमा इसकी मैक्सिको से मिलती है और इनको प्राकृतिक सीमा का जो निर्धारण करती है, यहाँ पर एक नदी है और उस नदी का नाम है रियो डी ग्रांडे जो नदी है, इन दोनों के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा 50 राज्य में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अलास्का है। अलास्का यहाँ का सबसे बड़ा राज्य है और अलास्का में ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट डेनाली यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बात करें यहाँ की सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो सबसे निचला बिंदु यहाँ का मृत घाटी है। क्या है? मृत घाटी है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी मिशोरी है। कौन सी है? मिशोरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी। ठीक है, और मिसिसिपी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी में यानी यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है और विश्व की एकमात्र नदी जो ऐसा करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में उत्तर कोरिया द्वारा एक साथ 10 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद किस देश ने अपने संकट प्रबंधन केंद्र में आपातकालीन टीम सक्रिय की है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, एक देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जिनको आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी है। उससे पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। चलिए, तो ये रहा आपका कोरियन पेनिनसुला यानी कोरियाई प्रायद्वीप। कोरियाई प्रायद्वीप ये पूरा क्या है, चाइना की जो दाढ़ीनुमा संरचना में लटका हुआ है, इसका नाम है कोरियन प्रायद्वीप। अब ये कोरियन प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक का नाम है जो नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ कोरिया और नीचे जो साउथ की तरफ है उसका नाम है साउथ कोरिया। कभी ये दोनों एक हुआ करते थे और इन पर जापान का राज हुआ करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान हार गया तो इनको भी उन्हें आजाद करना पड़ा। अब दोनों के बीच में जो ये नॉर्थ कोरिया है ये चाइना और रूस का समर्थन करता है, यानी नॉर्थ कोरिया पर जो यहाँ की सोच है वो रूस और चाइना समर्थित है, जबकि दक्षिण कोरिया जो यूएसए का समर्थक देश है, यानी दोनों को ग्रुप में बट गए हैं, एक ग्रुप हिस्सा यूएसए की तरफ और एक हिस्सा रूस और चाइना की तरफ। अब जो ये चाइना की तरफ जो हिस्सा है इस पर तानाशाही है और किम जोंग उन इसके तानाशाह हैं वर्तमान में। अब जो युद्ध यहाँ पर ईरान में चल रहा है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। वो कैसे मिला है दोस्तों? चाइना और रूस दोनों चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में लंबा उलझेगा तो अमेरिका उतना ही कमजोर होगा। अब क्या हुआ, अमेरिका पर जिस तरह से ईरान ने हमला किया है और पीछे से रूस ने और चाइना ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे सैटेलाइट नहीं है जो अमेरिकी हथियारों के लोकेशन उसको दे सके, तो यह काम रूस छुपे तौर पर कर रहा है। अब जब ईरान ने खाड़ी देशों में उपस्थित इनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो वहां जो इनका डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, डिफेंस सिस्टम क्या है? डिफेंस सिस्टम अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उसे हम थाड़ के नाम से जानते हैं।
थर्ड एरिया इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी अगर यहाँ से मैं कोई मिसाइल चलाता हूँ तो यहाँ पर इनका एक डिफेंस सिस्टम लगा है रेडार के साथ, और ये बताएगा कि भाई इधर से मिसाइल आ रही है और इसको रोकने के लिए एक मिसाइल इधर से छोड़ दी जाएगी। यानी एयर में ही उस मिसाइल को खत्म करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। अब ईरान ने इतने जबरदस्त हमले किए इन खाड़ी देशों पर कि अमेरिका के जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगे हुए थे उनको नष्ट कर दिया। अब जैसे ही उनको नष्ट कर दिया तो अमेरिका को याद आई कि यार हमने तो जापान और साउथ कोरिया में अपने एयर डिफेंस सिस्टम नियुक्त किए हुए हैं, क्यों ना वहां से अपना डिफेंस सिस्टम बुला लिया जाए और यहाँ पर अभी लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ का डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही साउथ कोरिया और जापान से इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में मंगाए तो चाइना और रूस ने एक्टिवेट कर दिया किसको, नॉर्थ कोरिया को। और नॉर्थ कोरिया को कहा कि बेटा जितने दिन से तुम जो मिसाइलों का जखीरा रखे हुए हो वे क्या दिवाली में फोड़ने के लिए है, उनको छोड़कर थोड़ा सा इनको डराओ। तो जैसे ही यहाँ से इनके डिफेंस सिस्टम हटने की बात हुई तो किम जोंग उन ने जापान यानी जापानी सागर या पूर्वी सागर में 2-3 मिसाइल छोड़ दिए, जिससे कौन घबरा गया, जिससे घबरा गया जापान, क्योंकि जापान की सुरक्षा की गारंटी ली हुई है अमेरिका ने, यानी अमेरिका के साथ जापान का डिफेंस पैक्ट है। अब जब ये मिसाइल छूटे तो अपने जापान की पिंडलियां कांपने लगी, वो भागा भागा गए, भाई ये तो मार डालेगा, अपना डिफेंस सिस्टम मत हटाओ। तो ये सब राजनीति चल रही है। तो अभी क्या हुआ है, सबसे पहले जापान भागा है। जापान कहाँ गया है, अमेरिका पहुंचा है, और उन्होंने कहा है साहब ऐसा मत करिए, हमारे पड़ोस में एक पागल इंसान है, अगर उसको पता लगा यहाँ डिफेंस सिस्टम नहीं है तो वो हमारे ऊपर मिसाइल दाग देगा और एक और युद्ध यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो कहाँ कौन गया है, तो जापान गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसने छोड़ी है, तो नॉर्थ कोरिया ने छोड़ी है। कितनी मिसाइल छोड़ी है, तो लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं। कैसी, बैलिस्टिक। अब हम समझ लेते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। देखो ये मिसाइल है, ठीक है, कई चरणों में। अगर हम किसी देश के ऊपर मिसाइल छोड़ते हैं तो इसमें दो प्रकार की मिसाइल आती हैं। एक तो ऐसी कि जो पृथ्वी से ऊपर जाएगी अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाकर फिर अपने टारगेट को हिट करेगी, यानी पैराबोलिक पाथ पर पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। और एक मिसाइल होती है जो थोड़ी सी ऊपर उठती है और यहाँ से उठते और सीधी अपने टारगेट को हिट करती है। इसको बोलते हैं हम क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल काफी तेज होती है, जैसी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस जो भारत और रूस के सहयोग से बनी है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्को। तो मॉस्को और ब्रह्मपुत्र का नाम मिलाकर इसे नाम दिया गया ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये क्रूज है और ये बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक की खासियत क्या होती है कि ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है। जैसे हमारी अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। ऐसे ही अगर इस क्रूज मिसाइल की बात करें, जैसे कि ब्रह्मोस है, इसकी मारक क्षमता 200, 300, 400 किलोमीटर होती है। यानी अगर दूरी तक हमें मार करनी है तो हमें बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल कैसी होती है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को हिट करने में सक्षम हो, उनको हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के रूप में जानते हैं। वो कैसी होती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्योंकि क्रूज मिसाइल ज्यादा दूर तक नहीं जाती। इनको ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने अभी 10 छोड़ दिए। किसने छोड़े हैं, तो नॉर्थ कोरिया ने अभी इनको छोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, तो इनकी राजधानी है प्योंगयांग। क्या राजधानी है इनकी, तो इनकी राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ की बात करें मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा है उत्तरी कोरियाई वॉन, यानी यहाँ की वॉन मुद्रा है, लेकिन इनकी मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। जबकि दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सियोल यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है।
याद रहेगा, ठीक है। किस महाद्वीप में स्थित है, तो दोनों स्थित हैं ये एशिया महाद्वीप में, और ये इनके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं जिनका नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन के बाद जापान के पीएम ने ट्वीट किया कि भाई नॉर्थ कोरिया ने हमारे खिलाफ मिसाइल दाग दिया है, कुछ करो। तो ये इनकी पीएम है जो हाल ही में जापान में नियुक्त की गई है। बात करें जापान की और नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी कनाडा और अमेरिका की तरह एक अक्षांश से अलग होते हैं, और इस अक्षांश का नाम है 38 डिग्री पैरेलल। 38 डिग्री और नॉर्थ से दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया है। बात करें जापान, तो जापान में मेन रूप से 4 द्वीपों पर स्थित है। जो मुख्य इसके 4 द्वीप हैं उनका नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू, ठीक है। होन्शु यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है और यहीं पर इसकी राजधानी टोक्यो है। क्या है, तो टोक्यो। यहाँ की मुद्रा येन है और यहाँ की संसद का नाम डाइट है। क्या है, तो यहाँ की संसद का नाम डाइट है। यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम माउंट फ्यूजी है। माउंट फ्यूजी जो यहाँ का एक ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगर मैं बात करूँ जापान की, तो जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर जिसे हम सिकुड़ते हुए महासागर के रूप में भी जानते हैं। तो ये पूरी जानकारी हो गई हमें जापान के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मार्च 2026 में आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में 98वें 98वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम एकेडमिक पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, या एकेडमी अवार्ड के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अब सबसे पहले हम इनका आयोजन कब हुआ और कहाँ इनका आयोजन किया जाता है। तो ये 98वां 15 मार्च को इसका आयोजन किया गया। स्थान कहाँ पर हुआ, तो ये हमेशा लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाता है, जो यूएसए का एक शहर है। लॉस एंजलिस यूएसए का एक शहर है जहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और लॉस एंजलिस में भी कहाँ किया गया, तो यहाँ पर एक डॉल्बी थिएटर है। क्या है, तो डॉल्बी थिएटर में इस बार इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगर बात करो इसकी मेजबानी किसने की है, यानी इसमें जो एंकर की भूमिका निभाते हैं उनका नाम क्या है, तो एक मशहूर कॉमेडियन है जिनका नाम है केनन ओ ब्राइन। और जो क्या है, एक मशहूर कॉमेडियन है, यानी मस्करे हैं, जिन्होंने इसका क्या किया है, इस बार इसको होस्ट किया है, या एक एंकर के तौर पर इस पर भूमिका निभाई गई है। इसमें कुल 24 श्रेणियों में इस बार पुरस्कार दिए गए। कितनी श्रेणियों में, तो इस बार कुल 24 श्रेणियों में पुरस्कारों को दिया गया, ठीक है। कितने में, 24 श्रेणियों में पुरस्कारों को दिया गया। इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध, या एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई को इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। एकेडमिक अवार्ड जिनकी अगर मैं बात करूं कब शुरुआत की गई, तो ये भी आप लिख लीजिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड्स एंड साइंसेस द्वारा इनकी क्या की जाती है, इनको प्रदान किया जाता है। बात करें इनकी शुरुआत की, इनकी शुरुआत 1929 में की गई। कब की गई,
तो 1929 में पहली बार दिए गए और तारीख थी 16 मई को। देने वाली संस्था कौन सी है? तो आयोजन करता संस्था कौन सी है? तो इसका नाम है, इस संस्था का नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, अकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, मोशंस पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, इसके द्वारा इसको दिया जाता है। यानी अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट साइंसेज द्वारा इसको दिया जाता है। 16 मई 1929 को शुरुआत हुई। इस बार 15 मार्च को ये दिए गए हैं। अकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को ये पुरस्कार मिला है। कार्यक्रम 98वां था, 15 मार्च को दिया गया, डॉल्बी थिएटर में दिया गया। कोनन ओब्रायन इसके क्या थे? होस्ट थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल ऑफ अनादर को दिया गया। सबसे अधिक पुरस्कार भी वन बैटल ऑफ अनादर को मिले हैं। कितने मिले हैं? तो 6 पुरस्कार इस फिल्म ने इस समारोह में जीते हैं। सबसे अधिक नामांकन किससे? तो सिनर्स 16 और प्रसारण अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा किया गया, स्ट्रीमिंग हुलू द्वारा। अब ये सारे अवार्ड की सूची है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, पर कितने हो सकते हैं तो आपको कौन कौन से याद करने हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको है। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जेबी बैकले को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर पॉली थॉमस एंडरसन को मिला है। तो सिर्फ आपको ये ही याद रखने हैं, बाकी आपसे कोई इतने पूछने वाला नहीं है। लेकिन कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें ये महत्वपूर्ण हो तो आप सारे भी याद कर सकते हैं। चलिए, ये बाकी मैंने आपको अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी दे ही दी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। में 16 मार्च 2026 को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। यह पहली बार कब शुरू किया गया था? तो अभी हमने 16 तारीख को कौन सा दिवस मनाया? तो 16 मार्च को हमने मनाया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। टीकाकरण दिवस मनाया गया, ठीक है। यानी बच्चों को सुई चुभाने वाला दिवस हमने मनाया। कब मनाया? तो 16 मार्च को मनाया गया, यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे। क्या लिखे? नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने कब मनाया? तो 16 मार्च को मनाया, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टीकाकरण को बढ़ावा देना। क्या है? तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है टीकाकरण को के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या है? तो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। साथ ही जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे इनके स्वास्थ्यकर्मी और नीति निर्माताओं के प्रयासों को सम्मानित करना, और इसके स्वास्थ्यकर्मी और नीति निर्माताओं को सम्मानित करना, ये इसका उद्देश्य हुआ, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य होगा जिसके लिए हम मनाते हैं। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी इसका इतिहास क्या है। इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी इसकी 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि इसी दिन 1995 में हमने क्या किया था? पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किसकी? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब ऐड आया करता था अमिताभ बच्चन जी का कि 2 बूंद जिंदगी की, और एक सफेद डब्बा लेकर मैडम आया करती थी जो बच्चों को पकड़ कर पोलियो की ड्रॉप्स दिलाया करती थी और बक्सियों में भगदड़ रहा करती थी। सब घर के बच्चे जो हैं उन्हें देखकर भागने लगते थे, पता नहीं कौन सी वो दवाई पिला देंगी।
और जब हम बड़े हुए हमें पता लगा यार ये दवाई तो बड़ी मीठी है, तो हम मैडम से बोलते थे मैडम एक बूंद मुझे भी डाल दो, लेकिन मैडम बोलती थी अब तुम बड़े हो गए, तुम पे ये असर नहीं करेगी। ठीक है, तो इतिहास कब हुआ, तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई। पल्स पोलियो कार्यक्रम जब हमारे यहाँ शुरू किया गया था तब इसकी शुरुआत की गई थी, और पल्स पोलियो कार्यक्रम 16 मार्च को हमारे यहाँ पर शुरू किया गया। ठीक है, ये तो बात हुई इसके इतिहास की। लेकिन अब बात करें कि पल्स पोलियो जो शुरू किया गया इसका टीका किसने बनाया। तो बात करें पोलियो, पोलियो का जो टीका बनाया है या टीका या वैक्सीन जो बनाई है ये किसने बनाई थी, तो ये जॉन सॉल्क ने बनाई थी। किसने, तो पोलियो की वैक्सीन जॉन जॉन सॉल्क द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, पोलियो किससे होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होने वाला रोग है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। बात करें पोलियो की, तो भारत 2014 में, भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है, पोलियो मुक्त हो चुका है। इसी के साथ भारत 2014 में तो पोलियो मुक्त हुआ, लेकिन इससे पहले हम 1977 में चेचक से मुक्त हो चुके थे। 1977 में हम चेचक से भी, जिसे हम बड़ी माता कहते हैं ना, चेचक से भी मुक्त हो चुके थे। ठीक है, बाकी 1980 में विश्व हुआ, लेकिन 1977 में हम चेचक को अपने यहाँ से बाहर भगा चुके थे। अगर मैं बात करूं टीकाकरण की खोज की गई किसके द्वारा, तो सबसे पहले इस चेचक के टीके की या चेचक की वैक्सीन की खोज की गई थी, और ये 1798 में की गई थी। किसके द्वारा, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो इसकी खोज सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो 1798 में किसकी, चेचक की, और किसके द्वारा, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। दुनिया में खोजा जाने वाला पहला टीका किसका था, चेचक का था, जिससे भारत 1971 में बाहर निकल गया, जबकि दुनिया 1980 में इससे बाहर निकली। ये भी वायरस से होने वाला ही रोग है। चलिए अब यहां तक आई गए हैं, तो ये भी लिख लेते हैं वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इसकी एक ट्रिक है। वायरस से होने वाले लोगों के लिए एक ट्रिक है कि रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे बोले तो पीछे, पोइचे गुजराती मराठी भाषा में पीछे को क्या बोलते, पोइचे, तो पोइचे पीछे छोड़ गई। जिसमें अगर बात करें रे से, तो रे से रेबीज, रेबीज जो कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है उसको हम रेबीज, और खे से खसरा, है से हर्पीज, है से हर्पीज, में से मेंजाइटिस, मेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक, और ट्रैकोमा, 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 और पैसे पोइशे, यानी पैसे हो गया आपका पोलियो, पैसे क्या हो गया, पोलियो हो गया, और चैसे हो गया आपका चेचक, चेचक, छह से हो गया तुम्हारी छोटी माता, ठीक है, और गई से हो गया तुम्हारा, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये हो गए वायरस से होने वाले रोग। चलिए, तो ये वैक्सीन भारत के प्रमुख टीकाकरण प्रोग्राम जो हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही मार्च के महत्वपूर्ण दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया गया, और इसकी थीम क्या थी, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, ये भी आप याद रखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया,
महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान। 10 मार्च को CISF डे मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो अभी क्या हुआ है, साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसके लिए तो साहित्यिक पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। ठीक है, तो प्रदान किए गए साहित्यिक पुरस्कार। अब इनका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ठीक है, बात करें इनकी स्थापना की कि इनकी स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी द्वारा इनको दिया भी जाता है और इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य को पहचानना और उनको बढ़ावा देना। तो ये इसका उद्देश्य है, भारतीय भाषाओं में जो उत्कृष्ट साहित्य है उसको पहचानना और उसको बढ़ावा देना। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाषाओं में दिया जाता है कितनी? तो क्वेश्चन मार्क कितनी है, तो इसका आंसर है 24 भाषाओं में। 24 भाषाओं में दिया जाता है। और 24 भाषाएं कौन कौन सी? तो हमारी अनुसूची 8 की 22 भाषाएं। कितनी? तो 22 भाषाएं हैं, प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी। तो 2 भाषाएं ये जिनमें दिया जाता है। कुल मिलाकर 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार राशि कितनी है? पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए तो इसमें नगद मिलते हैं। 1 लाख रुपए नगद मिलते हैं और साथ ही इसमें तांबे की पट्टिका यानी ताम्र पट्टिका मिलती है। तांबे की पट्टिका यानी ताम्रपत्र भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी जानकारी। ठीक, अब यहाँ पर अनुसूची 8 आई है, तो अनुसूची 8 के बारे में भी हम जान लेते हैं। अनुसूची 8 जिसमें मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये कैसे जोड़ी गई? तो सबसे पहले 1967 में एक संविधान संशोधन हुआ 21वां, जिससे हमारी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर इसमें 71वां संविधान संशोधन हुआ 1901 में, और इसमें क्या जोड़ा गया? तो इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में इसमें 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन के साथ इसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया और इसी के साथ हमारे पास अब 24 भाषाएं हो चुकी हैं। चलिए, तो साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों की घोषणा की है। इसका आंसर भी एक बार लिख लीजिए आप। तो इसमें जो है ममता कालिया जी को क्या मिला है? इस बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के विविध साहित्यिक परंपराओं को दर्शाते हुए दिया जाता है। काव्य में 8 पुस्तकों को शामिल किया गया था, उपन्यास 4 पुस्तकें थी, कहानी संग्रह में 6 को दिया जाता है, निबंध को 2 पुस्तकों को मिला है और साहित्यिक आलोचना के लिए 1 पुस्तक को मिला है, आत्मकथा 1 पुस्तक और संस्मरण को 2 पुस्तकों को दिया गया है। तो ये पूरी लिस्ट है जिसमें ये पुरस्कार दिए गए हैं। आपको अपने राज्य की भाषा के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और जो यूपी के बच्चे हैं तो उनको किस किस भाषा में, तो आप अंग्रेजी भाषा का नवजोत सरेन को और हिंदी भाषा का ममता कालिया जी को मिला है। साथ ही इनके उपन्यास भी आप याद रखेंगे, क्रिसमसन स्प्रिंग उपन्यास अंग्रेजी के लिए और ममता कालिया जी का जीते जी इलाहाबाद, ये इनकी पुस्तक को मिला है। बाकी मैथिली का भी आप याद रख सकते हैं, महेंद्र जी को मिला है। किसके लिए? धात्री पात गाम के लिए मिला है। तो इनका आपको याद रखना है।
चलिए, हाल ही में मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI महंगाई दर कितने दर्ज की गई है। अभी जो दोस्तों लगातार चौथे महीने जो हमारी WPI यानी थोक महंगाई दर है, थोक महंगाई दर है, इसमें क्या बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बढ़ोतरी देखते हुए कहां पर पहुंच गई है, 2.13 पर पहुंच गई है। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर दो इंडेक्स हैं, कौन कौन से, एक है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक, और एक है CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये क्या होता है, जब कोई सामान आप किसी फैक्ट्री से बांटने के लिए एक बड़े विक्रेता के पास भेजते हैं तो वो किस पर आता है, तो वो WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक पर आता है। इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो खेत से आपके पास सामान आया या अनाज बिकने के लिए आया, तो खेत से अगर वो कहां पर आ रहा है, होलसेल डिपोट में आ रहा है यानी बड़े कारखाने में आ रहा है, तो ये किस पर आएगा, ये थोक मूल्य सूचकांक पर आएगा यानी थोक में सामान आ रहा है। और जब ये अलग अलग शहरों में घर तक पर पहुंचता है या कस्टमर तक पहुंचता है, यानी ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी उस दर पर पहुंचता है। अब इन दोनों की गणना कैसे की जाती है, तो हमारे यहाँ पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है यानी थोक मूल्य सूचकांक है, इसकी गणना करने के लिए हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विकास की एक संस्था है जो इसको देखती है। और किस मंत्रालय के अधीन ही आती है, तो ये उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाली ये संस्था है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखती है। अगर मैं बात करूं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसके अधीन आती है। और ये जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये सांख्यिकी और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। किसके, तो सांख्यिकी और पर्यावरण और मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है। ठीक है, अब इनकी गणना कैसे की जाती है, तो इनके लिए जैसे हमने थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के लिए एक बेस ईयर बनाया है, यानी उस बेस ईयर में कितना मूल्य था। जैसे इसका बेस ईयर है 2011-12, क्या है, तो 2011-12। अब 2011-12 में मान लो एक आम का मूल्य 2 रुपये था, अब वो 2.5 रुपये हो गया, यानी कितने % उसमें बढ़ोतरी हुई, ऐसे इसकी गणना की जाती है। वहीं CPI का जो आधार वर्ष है 2012 रखा गया है। तो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है CPI के लिए आधार वर्ष क्या है और WPI के लिए आधार वर्ष क्या है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मार्च 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मानचित्रण को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की गई। हर घर नल से जल शक्ति मंत्रालय की जो पहल है जल जीवन मिशन के तहत, तो उसके बाद हमने जल जीवन मिशन
2.0 के तहत हर घर में, हर गांव में, हर परिवार को सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए क्या किया गया है, पहले जो योजना 2025 तक थी, अब उसको बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। और किसके तहत, तो सूजल गांव आईडी के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। तो क्या हमारे यहाँ पर जो योजना है जल जीवन मिशन 2.0, इसके तहत अब हर घर नल से जल की योजना के कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। यानी 2028 तक अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचा देंगे, जो 2025 तक हमें पहुंचाना था। ठीक है, तो इसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा जो की है, घोषणा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा की गई। इसके द्वारा CR पाटिल द्वारा की गई है कि अब हम 2028 तक हर घर में नल से जल उपस्थित यानी पहुंचा देंगे। ठीक है, तो JM2 के संबंध राज्य और यूनियन टेरिटरी के मंत्रियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया और हम हर घर तक जल पहुंचा देंगे, ऐसा इसमें वादा किया गया है। इस पहल के तहत 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.64 लाख सूजल गांव आइडिया बनाई जाएंगी। ठीक है, ये आईडी क्या है, तो CR पाटिल ने कहा सूजल गांव आईडी की शुरुआत की, जो भारत के प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजना के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या होगी और अपनी तरह की एक पहली पहल है, जिसके माध्यम से देश के सभी ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों को एकीकृत और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। यानी एक आईडी बनाई गई है हर गांव की, जिससे आईडी से पता लग सकेगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी कि कितनी घरों तक पानी पहुंचा है। इसमें लगभग 67,000 सूजल भारत में आईडी से जोड़ा गया है, लेकिन अभी इतने जोड़े जाने हैं। इस योजना के बुनियादी ढांचे में आईडी और सेवा क्षेत्र में आईडी को एकत्रित किया गया है, यानी रियल टाइम इससे निगरानी की जाएगी। ये हमारे मंत्री जी हैं CR पाटिल, इन्होंने इसकी घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मार्च 2026 में वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम पर वैश्विक सम्मेलन का संबोधन किसके द्वारा किया गया, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये हुआ कहाँ है, तो ये 12 मार्च को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आयोजन इसका हुआ है 12 मार्च को, और कहाँ पर, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हमारी द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इसको आयोजित करने वाली कृषि खाद्य प्रणालियों पर महिलाओं की भूमिका को वैश्विक सम्मेलन में सम्मानित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाल ही में मार्च 2026 में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड पिक में कुल कितने पदक भारत ने जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है, तो अभी भारत ने इसमें 208 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, तो भारत ने 208 पदक जीते हैं, और भारत कहाँ पर है, नंबर 1 पोजीशन पर है। कितने पर, 208 पदक के साथ भारत इसमें नंबर 1 बना हुआ है। किसमें, ग्रैंड प्री एथलेटिक्स में। इसका आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन किया है और भारत ने इसमें बाजी मार लिया है। आयोजन भी कहाँ किया गया, दिल्ली में, तो हमारा जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। दिल्ली में कहाँ, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। बात करें नंबर 2 पर कौन है, तो रूस नंबर 2 पर रहा है। ठीक है, रूस नंबर 2 पर रहा है। इसमें 8 देशों के 257 एथलीटों ने भाग लिया। 257 एथलीटों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो इतने भाग लिया है और भारत इसमें नंबर 1 रहा है।
भारत के बाद नंबर 2 पर रूस रहा है। ठीक, भारत ने 75, 69 और 64 इतने मेडल जीते हैं। 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 रजत पदक के साथ भारत 208 पदक जीतने में कामयाब रहा है। ठीक है, हाल ही में मार्च 2026 में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता की लंबी बीमारी के साथ बाद निधन हो गया? तो अभी हमारे यहाँ पर मधु मल्होत्रा जी हैं जिनका निधन हो गया है। और ये क्या थी? ये पुरानी एक्ट्रेस थी, आपके दादाजी के टाइम की एक्ट्रेस थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बुढ़ापे वाली मैंने फोटो नहीं लगाई, आपको अच्छा नहीं लगता, तो इनकी जवानी वाली फोटो मैंने इसमें डाल दी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के बाद कोशिश रहेगी कि हम निरंतर इस क्लास को आपके लिए लेकर आएं, लेकिन उसके लिए आप हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।